नाजायज असलहा हमारे मुल्क में फैली एक ऐसी बीमारी जिसका कैंसर गली मोहल्लों की सतह तक जड़ें पकड़ चुका है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की मौजूदा सूरत हाल हो कि स्ट्रीट क्राइम, खानदानों की दुश्मनियां ले लें या कबाइल के झगड़े, हत्ता के कराची की अंडरवर्ल्ड वॉर या लाहौर के डॉन की दौड़, सब जगह नाजायज असला की भरमार नजर आती है और हकायक इससे भी ज्यादा खौफनाक हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हर साल लाखों की तादाद में नाजायज असलहा कहां से आता है और आज इसकी तादाद किस हद को छूने लगी है? नाजायज असलहा का कानून और सजा, क्या तब्दीली दरकार है? पुलिस का फिगर गेम हो या नाजायज असलहा के लिए मुसलसल ऑपरेशंस, कामयाबी क्यों नहीं मिल पाती? नाजायज असलहे की इक़साम, असनाफ और खरीदो फरोख्त पर मुश्तमिल इस तहकीकाती रिपोर्ट में हम आपको न सिर्फ स्मगलिंग रूट्स पर ले चलेंगे बल्कि दरा आदम खेल की असला फैक्ट्रियां भी घुमाएंगे। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस या अवाम, ज्यादा असलहा किसके पास है? नाजायज असलहे से जुड़ी हमारी ये तफ्तीश महीनों पर मुश्तमिल है, जिसे हमने आपके लिए अब तेज तफ्तीश बना दिया है। पाकिस्तान का कोई भी कोना हो, असलहा दिखाई देना एक मामूली बात समझी जाती है। और ऐसा क्यों ना हो, हमारे सियासी रहनुमा हो या हुकूमती ओहदेदार, हर कोई सरेआम गन मैन लिए घूमता है। असलहा किसी भी इंसान के लिए दूसरे पर हावी होने का ताकतवर तरीन हथियार है। सो असलहा जायज हो या नाजायज, अगर इसका इस्तेमाल गलत हो तो दोनों सूरतों में ये एक जैसा ही नुकसानदेह है। चलिए दिल की तसल्ली को हम जायज और नाजायज असलहे के फर्क को भी परख लेते हैं। बगैर लाइसेंस के कोई भी वेपन कोई रखता है तो वो एक नाजायज असले में शुमार होता है। सीधी सीधी बात है, वो तो ये है कि जिसका लाइसेंस ना हो वो नाजायज असला होता है। नाजायज असला वो होता है जिसका लाइसेंस नहीं होता, जो कि नाजायज ज़राए से हासिल किया जाता है। इससे कबल कि हम नाजायज असलहे से जुड़ी अपनी तफ्तीश का बाकायदा आगाज करें, पहले आप इनसे मुलाकात कर लें। पेशावर यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले ये प्रोफेसर नदीम खान हैं। ये बैलिस्टिक्स यानी आतिशी असला से जुड़ी टेक्नोलॉजी के माहिर हैं और इसी फील्ड में न्यूयॉर्क पुलिस के साथ काफी देर तक काम भी कर चुके हैं। सर, अगर हम बात करें नाजायज असले की, तो अंदाज़ा हो सकता है कि कितना वॉल्यूम होगा पाकिस्तान में इसका? मेरे ख्याल में जितना आपके पास रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड असले की तादाद है उसकी कोई 10 गुना। इनका कहना है कि पाकिस्तान की ब्लैक मार्केट में हर तरह के असले की भरमार है, जैसा दाम वैसा हथियार। यानी हमारे यहाँ नाजायज असले की लपेट में सिर्फ स्मॉल आर्म्स ही नहीं बल्कि लाइट वॉर आर्म्स भी शामिल हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा अंडरवर्ल्ड की कहावत है, जहाज और टैंक ना अलावा टॉल शय मिले वही, यानी जहाज और टैंक के अलावा सब मिलेगा। टेलीस्कोप्स मिल रहे हैं, एक्सेसरीज, एड-ऑन्स, AK-47 की, M4 राइफल्स की आपको एक्सेसरीज मिल रही हैं। मॉर्टर्स, एंटी एयरक्राफ्ट, ऑटोमेटिक वेपन्स 12.7, 14.5, जिसका कोई जायज इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसे वेपन्स हैं जिनका लाइसेंस भी इशू नहीं होता, जिस तरह LMGs हैं, हैंड ग्रेनेड्स हैं या बॉम्ब्स हैं, इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं होता। इसके बावजूद ये चीज़ें मौजूद है। नाजायज असलहा सिर्फ पाकिस्तान का ही बड़ा मसला नहीं है, बल्कि अमेरिका समेत दुनिया के अक्सर ममालिक इसका शिकार हैं।
नाजायज असलहे से जुड़ी बैनुल-अक़वामी फहरिस्त पर नजर दौड़ाएं तो बड़ा साफ है कि अमेरिका इस अजाब में मुब्तला मुमालिक में नंबर 1 है, जबकि इंडिया नंबर 2 पर और चाइना नंबर 3 पर है। पाकिस्तान 178 मुमालिक की इस फहरिस्त में 6 नंबर पर है। हमारे दीगर हमसाया मुमालिक में ईरान का 21वां नंबर और अफगानिस्तान का 46वां नंबर आता है। अमेरिका में इवन आपको लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है, आप जाएं और आप मतलब गन ख़रीद लें, लेकिन वहाँ पे एक तो मतलब लोगों में अवेयरनेस है, वहाँ पे भी इंसिडेंट हो जाते हैं। ब्रिटेन में असला लेके नहीं फिर सकते, अगर आप असला लेके लाइसेंस असला लेके फिरेंगे तो 15 साल कैद है आपको। अगर आपके सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए लाइसेंस असला दिया गया तो आप घर में ही उसको रखेंगे। स्मॉल आर्म्स की बात की जाए तो पाकिस्तान में इसे 2 बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ममनुआ बोर और गैर ममनुआ बोर। आम तौर पर गैर ममनुआ बोर का लाइसेंस डीसीओ की इजाजत से जारी होता है, जबकि ममनुआ बोर वफाकी हुकूमत का दायरा कार है। मार्किंग एंड ट्रेसिंग कि आपने उसको प्रॉपरली मार्क करना है, और ताकि खुदा न खास्ता अगर वो कहीं जगह पे इस्तेमाल भी हो तो आप ट्रेस कर सकें कि ये इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, ये कहाँ से बन के आया है और इसका ओनर कौन है। आपको पता है असले की हर साख्त अपनी एक यूनिक रखती है, हर गोली का एक नंबर होता है, तो जो आपको नंबर इशू होता है जब पुलिस मौका वारदात से रिकवर करती है एविडेंस को, तो उसमें ये चीज़ ज़रूरी होती है। सादा लफ्जों में कहें तो पिस्टल, मौजर और टीटी जैसे छोटे हथियार गैर ममनुआ बोर में शामिल हैं और ब्रश चलाने वाली गन्स का शुमार ममनुआ बोर में होता है। लिहाजा पाकिस्तान में दोनों तरह के स्मॉल आर्म्स की मौजूदगी भी अचंभे की बात नहीं है। लाइसेंस का सिस्टम भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब तो चौधरी निसार अली खान साहब ने वैसे ही पाबंदी लगा दी है, तो अब उन्होंने पाबंदी लगा दिया ना, लेकिन लोग गैर महफूज हैं, तो ये जो गैर महफूज लोग हैं इन्होंने क्या करना है, ये नाजायज असला खरीदेंगे, उनको चौधरी निसार अली खान की पाबंदी का तो कोई परवाह नहीं होगी। हुकूमत पाकिस्तान हिफाजत खुद इख्तियारी और शिकार की गर्ज से असलहा रखने वाले अफराद को इनका लाइसेंस जारी करती है। ममनुआ बोर के लिए आम तौर पर MPA या MNA की मदद दरकार होती है, या यूं कहें कि असलहा लाइसेंस कोटा सियासी रिश्वत की एक शक्ल बन चुका है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं तो उन्होंने मतलब बेतहाशा लाखों की तादाद में लाइसेंसेस इशू किए हैं पॉलिटिकल एफिलिएशंस को देखते हुए, और ये कोटा सिस्टम था। बीमारी मैं समझता हूँ हमारे MNAs और MPAs को हो गई है कि कोई कोटा नहीं होना चाहिए, ये सेंट्रली कंट्रोल्ड होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने लोगों को आम किया है उस पॉलिसी के तहत, और लोगों को लाइसेंसेस दिए गए हैं, बड़े खुल के दिए गए हैं और ओपनली दिए गए हैं। आम तौर पर जदीद असलहे के लाइसेंस जारी होते देख मुखालिफिन नाजायज असलहे की सूरत में इसका सादा और आसान हल निकाल लेते हैं, जबकि सियासी और समाजी ताकत के बल पर अक्सर लोग एक लाइसेंस पर कई कई हथियार भी रख लिया करते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिसमें एक आदमी जो है उसके पास 2 या 3 लाइसेंस वेपन है और उसी आदमी ने 10-15 बगैर लाइसेंस के वेपन भी रखे हुए हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो बड़ा साफ है कि असलहा लाइसेंस का बेदरेग इजरा नाजायज असले को ही बढ़ावा देता है। हुकूमत के जो वहाँ पर सिस्टम है उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, और उनको ये सियासी जो लीडरान है उनको असला लाइसेंस रिश्वत के तौर पे देना जो है उनको बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान की ब्लैक मार्केट में आम तौर पर 2 तरह का नाजायज असला पाया जाता है, यानी इंपोर्टेड और लोकल। इंपोर्टेड असला मेयार और कारकर्दगी में अपना सानी नहीं रखता, इसीलिए पैसे वाले लोग तो इसी पर भरोसा करते हैं। इंपोर्टेड असलहे की स्मगलिंग किसी से ढकी छुपी नहीं है। अफगान वॉर से लेकर आज तक ये स्मगलिंग मुस्तकिल और मुसलसल जारी है। ट्राइबल एरियाज की पैदावार से मिलकर इंपोर्टेड असलहा कैसे और किन किन रास्तों से मुल्क भर में फैल जाता है। बारी बारी इन खतरनाक जगहों की अक्सबंदी के लिए हम आपको भी अपने साथ ले चलेंगे, मगर ब्रेक से वापसी शर्त है।
سارے جو ہے اسلحہ وہ قبائلی علاقوں سے افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان میں پہنچتا ہے اور یہ جا کے پورے پاکستان میں پھیلتا جاتا ہے. اسمگلنگ ہو رہی ہے تبھی یہ سارا اسلحہ ٹرائبل ایریاز سے ملک کے دوسرے حصے کراچی تک پہنچ جاتا ہے. اسمگلنگ تو آبویسلی ہو رہی ہے. ہمارے تفتیشی تجزیے کے مطابق فی الوقت اگر پاکستان میں اسلحے کی اسمگلنگ کو مکمل طور پر بند بھی کر دیا جائے تو بھی پاکستانی 20 سال تک ناجائز اسلحے سے جان نہیں چھڑا سکیں گے. پاکستان میں اتنا ناجائز اسلحہ ہے کہ اگر آئندہ 20 سال تک بھی لڑنا پڑے کسی کو یہاں پہ تو وہ لڑ سکتا ہے. یہ سوویت دور سے شروع ہوا تھا جب پوری دنیا کا اسلحہ پاکستان میں آ کے ڈمپ ہوا تھا. کوئی حساب ہی نہیں ہے جی. اس وقت اگر پاکستان پورے کو کہیں کہ جی ڈی ویپنائز کرنا ہے، میں بات کر رہا ہوں جن کے پاس ناجائز اسلحہ ہے، میرے خیال ایک اور فوج تیار ہو سکتی. ایسا نہیں ہے کہ بیرون ملک سے آنے والا تمام کا تمام اسلحہ غیر قانونی ہوتا ہے. حکومت پاکستان کی اجازت سے مخصوص لائسنس ہولڈرز بھی جدید اسلحہ امپورٹ کراتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. کسٹمز کا اس کے لیے باقاعدہ پروسیجر ہے. منسٹری آف کامرس جو ہے ہمیں امپورٹ آتھورائزیشن جاری کرتی ہے. اس امپورٹ آتھورائزیشن کے اندر ہماری مانیٹری سیلنگ ہوتی ہے اور مانیٹری سیلنگ کے مطابق ہر ڈیلر کو اس کا کوٹا دیا جاتا ہے کہ وہ کتنی مالیت کا سامان جو ہے باہر سے امپورٹ کر سکتا ہے. پاکستان میں زیادہ تر امپورٹڈ اسلحہ ناجائز ہی ہے، ہتھیار چائنا کا ہو یا امریکہ کا، جدید ساخت کی روسی کلاشنکوف ہو یا برازیل کا کوئی اچھوتا ماڈل، دام سب کچھ عام کر دیتا ہے. افغانستان جو ہے وہ پورا ایک کیگا پاؤڈر پہ بیٹھا ہوا ہے. اتنا زیادہ بارود، اتنا زیادہ اسلحہ کا وہاں موجود ہے. وہ ہمارے قبائلی علاقے میں آتے ہیں اور قبائلی علاقے میں جو ہے سے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں وہ جاتا ہے. 3000 سے زائد کلومیٹر پر محیط اس سرحدی پٹی میں ہر طرح کی اسمگلنگ ایک پرانا پیشہ ہے اور عام طور پر اسلحے کی اسمگلنگ کے لیے جانوروں کا استعمال کیا جاتا ہے. درہ آدم خیل کی اس اسلحہ فیکٹری میں آج بھی ہر طرح کا ہتھیار تیار کیا جا رہا ہے. یوں تو حکومتی دباؤ پر درہ کی تمام اسلحہ فیکٹریاں بند بتائی جاتی ہیں، مگر زیر زمین ہمیشہ سین آن ہی رہتا ہے. تھوک کے حساب سے انہوں نے وہ پروڈکٹ بنایا ہے کہ ایک ٹرک اسمگل ہو کے کراچی پہنچے گا، وہ زیادہ ریلائبل نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ آرڈر سے بنوائیں وہ آپ کو مہنگا پڑے گا، جو مارکیٹ میں عام دستیاب ہوتا ہے. وہ ہر پوائنٹ آف ویو سے کافی حد تک اصلی اسلحے کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. دراصل میں جو درہ آدم خیل میں اسلحہ بنتا ہے وہ زیادہ قابل اعتماد نہیں ہوتا. ہماری تفتیش کے مطابق درہ آدم خیل میں کم از کم 2000 کے لگ بھگ اسلحہ کارخانے موجود ہیں، جہاں سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مقامی اسلحہ دیگر ٹرائبل اور سیٹلڈ ایریاز کی طرف بہنے والے سیلاب میں شامل ہو جاتا ہے. ٹرائبل ایریاز میں تو خیر بہت ہی زیادہ ہے، بلکہ وہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور ان کے اپنے پشتوں میں نام ہے جو آٹومیٹک ویپنز ہیں، کلاشنکوف کے علاوہ لانگ ڈسٹینس جو فائر کرتی ہیں وہ ان کی تو بھرمار ہے. راکٹ لانچر یہ تو عام ہے، گھروں میں لوگوں کے پڑے ہوئے ہیں. کہ قبائلی علاقے میں جاتے ہیں تو جو فوج کے پاس اسلحہ ہے وہی اسلحہ ان کے پاس بھی ہے. یہ جو طالبان ہے یا ٹیررسٹ ہے. درہ آدم خیل اکیلا نہیں بلکہ علاقہ غیر کی زیادہ تر ایجنسیوں میں اسلحہ سازی اب ایک خودرو صنعت کی مانند ہے. اس خودرو صنعت کو دیکھ کر حکومت پاکستان کی اجازت سے اب درجنوں کے قریب اسلحہ کارخانے پشاور شہر میں شفٹ ہو چکے ہیں، جو ایک قانونی دائرہ کار کے تحت کام کرتے ہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ مانگ پوری کرنے کے لیے انہیں بھی درہ جیسی فیکٹریوں کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے. افغان، ایران اور چائنا بارڈر سے پاکستان لایا جانے والا اسلحہ بھی
ट्राइबल एरियाज में ही इकट्ठा होता है, लिहाजा खैबर और बाड़ा समेत तमाम एजेंसियों में इसकी मार्केटें मौजूद हैं। दर्रे में, खैबर में, बाड़ा में खुलेआम बंदी होती है, देसी साख्ता बंदी होती है, हुकूमत क्रैकडाउन नहीं करती है, रोकती नहीं है उनको, तो लोकल असले की तादाद बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की इस सरहदी पट्टी पर मौजूद इन बड़ी बड़ी मार्केटों में मकामी असलहा बहुत ही सस्ते दामों मिल जाता है, इसीलिए यहाँ इसकी भरमार है। क्लाशनकोफ हो या उजी, 30 बोर या 9mm, नई इंपोर्टेड लॉट आते ही असलहा कारखाने फौरी इसकी नकल भी तैयार कर डालते हैं, और वो भी बहुत सस्ते में। रेप्लिका हम उसको बोलते हैं, वो तो बहुत सस्ता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको क्लाशनकोफ 2-3 लाख का मिलता है, तो जो रशियन या चाइनीज़ क्लाशनकोफ है पाकिस्तानी आपको 20-25 हज़ार में मिल जाता है। तो उसकी वो टेस्टिंग नहीं होती जो कि एक हथियार की होती है किसी प्रॉपर फैक्ट्री में, उसमें गोली से वो पट सकता है। ये हकीकत है कि ट्राइबल एजेंसीज में असलहा की दुकानों पर इम्पोर्टेड असलहा दस्तयाब नहीं होता, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि यहाँ से इम्पोर्टेड असलहा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको दुकान की बजाय सिर्फ मालिक के हुजरे तक जाने की तकलीफ उठाना पड़ेगी। एक तरफ तोरखम का बॉर्डर है, दूसरी तरफ जो है वो चमन का बॉर्डर है। इस तरफ से वेपन ज्यादा आता है, दूसरे नंबर पे जो वेपन है वो किसी हद तक शुमाली इलाका जात से भी आ रहा है, चाइनीज पिस्टल उधर से आती है। यूं अगर आप इस तस्वीर को कुछ बड़े कैनवस पर देखें तो बड़ा साफ हो जाएगा कि मकामी और इम्पोर्टेड दोनों तरह का असलहा इलाका गैर में जमा होता है। इनके लिए इन्हें ना तो किसी हुकूमती लाइसेंस की जरूरत है और ना ही किसी और की इजाजत की, लिहाजा यहाँ असलहा के जायज और नाजायज होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके नजदीक ये दीगर अशियाए जरूरत की तरह एक आम कारोबार है। इसमें बाकायदा इसके असला के मर्चेंट्स हैं जो ये असला खरीदते हैं, वो अफगानी भी है और वो पाकिस्तानी भी है। ये भी एक खुली हकीकत है कि पाकिस्तान की ब्लैक मार्केट में मौजूद इम्पोर्टेड असलहा में नेटो का असलहा शामिल है। कुछ अरसा कबल नेटो के असलहा कंटेनर्स की चोरी का शोर बुलंद हुआ, मगर नेटो की तरदीद ने इसे ठंडा कर दिया। ब्लैक मार्केट में हमें चोरी शुदा नेटो कंटेनर्स का माल पहुंचने की तस्दीक तो नहीं हो सकी, अलबत्ता लूटे जाने वाले नेटो कंटेनर्स की अशिया में मिलने वाला असलहा इस मार्केट का हिस्सा जरूर बनता है, और वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं होता। ज्यादातर जो है ना वो अफगानिस्तान में छीना गया असला है। अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही है, आईएसएफ की फोर्सेस नेटो की फोर्सेस के साथ तालिबान लड़ रहे हैं, वहाँ पे वो हमला करते हैं, उनका असला लूटते भी हैं। अफगान आर्मी के जर्नलों ने खुद कहा कि हाँ हमारे गोडाउन से असला छुपाया गया है, चोरी हुआ है। नेटो फोर्सेस की स्टेटमेंट से मैं वो आपको दिखा सकता हूँ, उन्होंने कहा कि हमारे गोडाउन से भी असला चोरी हुआ है। अब चोरी हुआ है या सप्लाई किया गया है, ये बात की बात है। सरहदी इलाकों में पहुंचने तक किसी भी किस्म का असलहा जायज या नाजायज असलहे के झगड़े से पाक होता है, अलबत्ता पाकिस्तान की शहरी हदूद में दाखिल होते ही इस पर कानून का इतलाक हर बंदूक के साथ नाजायज असलहा का जुर्म जोड़ देता है। असलहा का ट्राइबल एरियाज से सेटल्ड एरियाज का सफर एक ऐसी स्मगलिंग है जिसे चेक करने के लिए पुलिस समेत कई इदारे हमा वक्त कोशा रहते हैं, मगर फिर भी ये मुसलसल जारी रहती है। 200 रुपए की इनकी मार है, ये सेंटर वाले हैं 200 रुपया, इंस्पेक्टर की फीस, एसएचओ की फीस, इन सब की फीस होती है। ट्राइबल एरिया से शहरों तक असलहा पहुंचाने के लिए क्या तरीकाकार इस्तेमाल किए जाते हैं और कौन कौन से रास्ते इख्तियार? स्मगलर्स के नक्शे कदम की तलाश में हमारा सफर काफी तवील होगा, इसलिए पहले आप कुछ देर सस्ता लें।